फिल्म की शुरुआत में कुछ रसियन सैनिक दिखाए जाते हैं जो कि एक गाड़ी में कुछ क्रिमिनल्स को जेल ले जा रहे होते हैं। उन्हीं सब में से एक होता है क्रेवन, जिसका रियल नेम सर्गे क्रेवेनॉफ होता है। जेल पहुंचकर गार्ड्स सर्गे को उसके सेल में भेज देते हैं, लेकिन उसमें पहले से एक कैदी था जो सर्गे से कहता है कि मुझे यह पसंद नहीं कि मुझे अपना रूम किसी और के साथ शेयर करना पड़े, जिस पर क्रेवन कहता है कि मैं बस यहाँ 3 दिन तक ही रहूंगा। फिर अगले दिन जब सर्गे जिम कर रहा होता है तब 2 लोग उसके पास आते हैं और उसे डिस्टर्ब करने लगते हैं, लेकिन सर्गे उन्हें नीचे गिराकर वहां से चला जाता है। उसी रात सर्गे को साइमन नाम के कैदी का बुलावा आता है जो कि वहां का बॉस था, और क्रेवन की जिन लोगों से सुबह बहस हुई थी वह इसके आदमी थे। जब क्रेवन उसके पास जाता है तो साइमन उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तब क्रेवन बताता है कि मैं हंटर हूँ। हंटर वह आदमी है जो कि उन सभी लोगों को मार रहा है जो जानवरों का शिकार करते हैं, और क्रेवन भी इस जेल में साइमन को मारने के लिए ही आया था क्योंकि वह भी एक शिकारी है। तब साइमन कहता है कि हंटर जैसा कुछ नहीं होता, ये सब बस कहानियां हैं, और अपने लोगों से क्रेवन को मारने के लिए कहता है। लेकिन तभी क्रेवन एक शेर के दांत की मदद से उसको मार देता है और उस जेल से भाग जाता है। वहां से निकलकर वह एक बर्फ के तूफान में चला जाता है जहां उसका प्लेन खड़ा होता है, जिसमें बैठकर वह वापस अपने घर आ जाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक में 16 साल पुरानी एक कहानी दिखाई जाती है जिसमें हम सर्गे और उसके भाई दिमित्री को देखते हैं जो कि न्यूयॉर्क की एक स्कूल में होते हैं। एक दिन उनके पिता निकोलाई क्रेवेनॉफ, जो पेशे से एक बिजनेसमैन है और साथ ही एक शिकारी भी है, उन्हें साथ ले जाने के लिए आते हैं। जब वे कार में होते हैं तब वे बताते हैं कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, उसने सुसाइड कर लिया है। दिमित्री के पूछने पर वो बताता है कि वह दिमागी रूप से कमजोर थी और इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों उसकी तरह कमजोर रहो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। इसके बाद वे उन दोनों को अपने साथ यूरोप में एक शेर के शिकार के लिए ले जाते हैं। यह कोई आम शेर नहीं है बल्कि एक रेडियो एक्टिव शेर है जिसने करीब 800 लोगों की जान ली है। जब वे लोग को शेर को ढूंढ रहे होते हैं तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम कैलिप्सो होता है, जो कि उसी इलाके में रहती है। जब वह अपनी नानी के साथ बातें कर रही थी, इस दौरान वह उसे एक दवाई देती है जो कि उनकी पीढ़ी में सदियों से चली आ रही है। यह दवाई किसी के भी गांव पूरी तरीके से भर सकती है। फिर वह अपने पेरेंट्स के साथ एक सफारी पर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेर को ढूंढते वक्त निकोलाई और उसके लोग आगे चले गए हैं और सर्गे और दिमित्री पीछे रह गए हैं। तभी उनके सामने वही शेर आ जाता है, लेकिन वह उन्हें मारता नहीं है बल्कि वहीं खड़ा रहता है। तभी निकोलाई उसको शूट कर देते हैं जिससे कि वह चिढ़ जाता है और सर्गे पर हमला कर देता है। निकोलाई उसे 3 गोली मारते हैं पर फिर भी वह नहीं मरता और सर्गे को लेकर चला जाता है। फिर हमें कैलिप्सो दिखाई जाती है जो कि उसी सफारी के दौरान अपनी गाड़ी से उतरकर जंगल की तरफ चली जाती है। वहीं उसे वह शेर दिखता है जो कि सर्गे को गंभीर हालत में लेकर आया था और वह उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। सर्गे को बचाने के लिए कैलिप्सो अपनी नानी की दी हुई दवाई उसे पिला देती है और कुछ लोगों को बुलाकर लाती है जो उसे अस्पताल ले जाते हैं। इलाज के दौरान सर्गे की धड़कन रुक जाती है और सबको लगता है कि वह मर गया है, लेकिन 3 मिनट बाद उसे अचानक होश आ जाता है। फिर एक दिन बाद उसके पिता उसे घर ले जाने के लिए आ जाते हैं। हालांकि डॉक्टर उसे मना करते हैं कि इसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, लेकिन निकोलाई किसी की बात नहीं मानते और उसे वहां से ले जाते हैं। घर पहुंचकर निकोलाई सर्गे को उस शेर का सर दिखाते हैं जिसको उन्होंने मार दिया। इस बात पर सर्गे को गुस्सा आता है क्योंकि वह शेर उसे मारना नहीं चाहता था। अब जैसे जैसे कुछ दिन बीतते हैं तो सर्गे को अपने शरीर में बदलाव दिखने शुरू होते हैं क्योंकि उस हमले के दौरान उस शेर का कुछ खून सर्गे के अंदर आ गया था, जिस कारण उसे अद्भुत शक्तियां मिल गई थीं। उसकी इंद्रियां बहुत तेज हो गई थीं। उसे छोटी से छोटी आहट भी सुनाई देती थी और उसका शरीर पहले से बहुत मजबूत हो गया था। फिर धीरे धीरे उसे पता चल गया कि वह अब यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि यहाँ उसके कानों में हर वक्त शोर रहता है और वह एक रात वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दिमित्री उसे मना करता है। सर्गे उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलने जरूर आता रहूंगा, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। फिर वह रसिया चला जाता है जहाँ वह एक जंगल में रहता है क्योंकि उसे वहाँ सुकून मिलता है। वहाँ बिल्कुल शोर नहीं है जिस कारण वह शांति से वहाँ रह सकता है। फिर अगले दिन जब सर्गे वहाँ घूम रहा होता है तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है। जब वह उस जगह पहुंचता है तब वह कुछ लोगों को देखता है जो कि बुल्स को मार के उनके सींग काट रहे थे जिसे कि वे बाजार में बेचेंगे। सर्गे को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उन सभी लोगों को मार देता है। फिर कहानी वापस वर्तमान में आ जाती है
जहां हम देखते हैं कि सर्गे प्लेन से बाहर आकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में वह खाने का भी इंतजाम करते करते अपने भाई दिमित्री का मैसेज सुन रहा होता है, जिसमें वह सर्गे को उसके बर्थडे पर बुला रहा है। अब अगले सीन में हमें फिर से कुछ स्मगलर दिखाए जाते हैं, जो कि एक ट्रक में बहुत सारे बुल्स के सींगों को ले जा रहे होते हैं और पास ही एक गाड़ी में उनका बॉस चल रहा होता है। लेकिन क्रेवन उनका रास्ता रोक लेता है। वह उस ट्रक को तो रोक लेता है, लेकिन गाड़ी वाले वहां से भाग जाते हैं। पर क्रेवन अपनी दूर तक देखने की शक्ति से उस कार का नंबर देख लेता है। फिर वह आदमी शहर आकर अपने बॉस के कमरे में जाता है, लेकिन क्रेवन पहले से ही वहां पहुंच चुका है और उसने उसके बॉस को भी मार दिया है। अब क्रेवन उससे और लोगों के बारे में पूछता है जो ये काम करते हैं, ताकि वह इसे अपनी डायरी में लिख सके। असल में क्रेवन के पास एक डायरी है जिसमें वह उन सभी लोगों का नाम लिखता है जो कि बुरे काम करते हैं, और अगर किसी का नाम उसमें आ गया तो उसका मरना तय है। फिर वह आदमी क्रेवन को नाम बताने के बदले उसकी जान बख्शने को कहता है, पर तभी क्रेवन उसे मार देता है। फिर हमें कैलिप्सो दिखाई जाती है, जो कि अब न्यूयॉर्क में एक वकील है। वह अपने एक दोस्त के फ्यूनरल में जाती है, जो कि कुछ बुरे लोगों के हाथों मारी गई थी, और वकील होने के बावजूद वह उसे इंसाफ नहीं दिला पाई, जिस कारण वह उन लोगों पर बहुत गुस्सा थी। फ्यूनरल खत्म होने के बाद क्रेवन आके उससे मिलता है। वह उसे बताता है कि मैं वही हूँ जिसे तुमने सालों पहले बचाया था। फिर कैलिप्सो की खुशी के लिए वह उन सभी को मार देता है जो उसकी दोस्त के कातिल थे। अब कुछ दिन बाद क्रेवन कैलिप्सो से मिलता है, तब वह उसे वही डायरी दिखाता है जिसमें उन बुरे लोगों का नाम लिखा होता है। क्रेवन उसे कहता है कि मेरे साथ मिल जाओ और इस डायरी में लिखे लोगों का पता लगाओ, ताकि हम मिलकर अच्छे लोगों की मदद कर सके। कैलिप्सो उससे कुछ दिन का टाइम मांगती है और वहां से चली जाती है। फिर अगले सीन में हमें इस मूवी के विलन राइनो को दिखाया जाता है, जिसका असली नाम एलेक्सी होता है। वह अपने डॉग के साथ खेल रहा होता है। उसी सीन में हम उसके पीठ पर एक बैग भी देखते हैं, जिसमें कि एक दवाई होती है जो उसे शांत रखती है और इंसान बने रहने में मदद करती है। जब वह डॉग के साथ खेल रहा था, तभी उसके पास उसका एक खास आदमी आता है जिसका नाम टॉम होता है। वह राइनो को साइमन की मौत की खबर देता है और बताता है कि यह काम हंटर का है। फिर एलेक्सी उससे हंटर को ढूंढने को कहता है, साथ ही साइमन के 3 खास लोगों से मीटिंग रखवाने के लिए भी कहता है, ताकि वह साइमन के बिजनेस पर कब्जा कर सके। अब जब एलेक्सी उनसे मिलता है तो उन्हें कहता है कि मेरे पार्टनर बन जाओ, जिसके लिए वे मना कर देते हैं और एलेक्सी को शूट कर देते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। फिर वो एक आदमी को मरवा देता है और बाकी 2 में से एक आदमी दूसरे को मार देता है और उसका पार्टनर बन जाता है। फिर हम एक क्लब देखते हैं जो कि दिमित्री का होता है। वह वहां गाने गा रहा होता है। तभी वहां निकोलाई भी आ जाते हैं, क्योंकि उनकी वहां उसी आदमी के साथ मीटिंग थी जिसने एलेक्सी से हाथ मिला लिया है। मीटिंग के दौरान ही निकोलाई पर हमला होता है, लेकिन वो और उसके लोग मिलकर सभी को मार देते हैं। फिर टॉम को दिखाया जाता है, जो एलेक्सी से कहता है कि निकोलाई बचकर निकल गया है, और साथ ही वो उसे एक पेन ड्राइव भी देता है जो उसे उसके कमरे में पड़ी मिली। जब वे उसे चेक करते हैं तो देखते हैं कि उसमें एक सीसीटीवी फुटेज है जो कि रसियन जेल की है, जब क्रेवन वहां से भाग रहा होता है, जिससे उन्हें पता लग जाता है कि निकोलाई का बेटा ही हंटर है। इस फुटेज को राइनो फॉरेनर नाम के आदमी को भेज देता है, क्योंकि वह भी बहुत वक्त से हंटर को ढूंढ रहा है और उसके पास शक्ति है कि वह अपने सामने वाले की मूवमेंट्स को 3 सेकंड के लिए रोक सकता है। अगले सीन में हम क्रेवन को देखते हैं, जो कि एक बिल्डिंग पर चढ़ रहा होता है। ऊपर पहुंचकर वह अपने भाई दिमित्री को सरप्राइज देता है। फिर वे दोनों उसके क्लब में दिमित्री का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जहां ज्यादा पीने की वजह से दिमित्री को नींद आने लगती है और सर्गे उसे बेड पर सुला देता है। फिर वह भी पास रखे सोफे पर सो जाता है, लेकिन उसे वहां नींद नहीं आ रही होती है, तो वो बाहर गार्डन में जाकर सो जाता है। अब सुबह जब वह दिमित्री को बाएं कहने आता है, तब वह देखता है कि किसी ने उसका किडनैप कर लिया है। जब वह बालकनी से देखता है तो उसे एक गाड़ी दिखती है जिसमें दिमित्री होता है, तो उसे बचाने के लिए वो बिल्डिंग से कूद जाता है। फिर हमें एक बहुत अच्छा कार चेस सीन दिखाया जाता है, जिसमें क्रेवन उन गुंडों को लगभग पकड़ ही लेता है, लेकिन आखिर में वे दिमित्री को एक हेलीकॉप्टर में वहां से ले जाते हैं। इसके बाद क्रेवन कैलिप्सो के पास जाता है ताकि वो उनका पता लगा सके जिसने दिमित्री को किडनैप किया है। कैलिप्सो अपने कॉन्टैक्ट्स के इस्तेमाल से उस आदमी का पता लगाती है, लेकिन जिसने कैलिप्सो को यह इंफॉर्मेशन दी वह राइनो से मिला हुआ था, और राइनो ने क्रेवन के लिए जाल बिछा दिया। अब जब क्रेवन दिमित्री को छुड़ाने पहुंचता है, तब उस पर बहुत सारे लोग हमला करते हैं, लेकिन वह उनसे बच जाता है और उसे वह आदमी भी मिल जाता है जिसने दिमित्री को किडनैप किया था।
क्रेवन जब उससे दिमित्री के बारे में पूछ रहा था, तभी दो लोग दूर से उस पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देते हैं, जिससे कि वह बिल्डिंग से नीचे एक खाई में गिर जाता है। राइनो को लगता है कि वह मर चुका है, लेकिन क्रेवन वहां से बचकर निकल जाता है। इसके बाद कुछ लोग कैलिप्सो पर हमला करने भी जाते हैं, मगर क्रेवन उसे पहले ही आगाह कर देता है, जिससे कि वह बचकर निकल जाती है। फिर वे दोनों एक प्लेन से क्रेवन के घर की तरफ निकल जाते हैं, जो कि साइबेरिया में है। जब वे दोनों उसके घर पहुंचते हैं, तभी राइनो और फॉरेनर भी साइबेरिया आ जाते हैं। फिर वे दिमित्री के फोन से उसे कॉल करते हैं और लड़ने को बुलाते हैं, वरना वो दिमित्री को मार देंगे। फिर क्रेवन लड़ाई की तैयारी करता है और दूसरी तरफ राइनो और उसके लोग भी जंगल में जाल बिछा देते हैं। फिर राइनो दिमित्री के साथ कार के पास ही रुकता है और फॉरेनर कुछ लोगों के साथ जंगल के अंदर जाता है। उनके जाने के बाद राइनो की टीम पर एक तेंदुआ हमला कर देता है, जिसका फायदा उठाकर दिमित्री भाग जाता है। अब लड़ाई के दौरान क्रेवन राइनो के लगभग सभी लोगों को मार देता है, पर लड़ते लड़ते अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि फॉरेनर ने उस पर एक जहरीले डार्ट से हमला किया है। ये कोई साधारण डार्ट नहीं है, इसके वार से बुरे सपने आने लगते हैं और धीरे धीरे फिर आदमी की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। क्रेवन उस डार्ट को निकालता है, तभी फॉरेनर उस पर दूसरे डार्ट से हमला कर देता है और फिर अपनी शक्ति से क्रेवन को हरा देता है और अपने लोगों से कहता है कि तुम जाओ, मैं इसे मार के आता हूँ। लेकिन जब वह फायर करने वाला होता है, तभी कैलिप्सो वहां आकर उसके सर में तीर मार देती है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। अब क्रेवन को बचाने के लिए कैलिप्सो उसे वही दवा पिलाती है जो उसने पहले भी उसकी जान बचाने के लिए पिलाई थी। अब राइनो को लगता है कि क्रेवन मर चुका है और वह दिमित्री को ढूंढ के पकड़ लेता है, फिर वहां से निकलने लगता है। लेकिन रास्ते में क्रेवन बहुत सारे बुल्स के झुंड की मदद से उन पर हमला करवा देता है, जिससे कि उनकी गाड़ी पलट जाती है और राइनो भी अपनी मेडिसिन बंद कर देता है और अपना आकार बदल लेता है। फिर बहुत देर लड़ाई करने के बाद क्रेवन को समझ आता है कि इसकी मोटी चमड़ी के आर पार नहीं मारा जा सकता। फिर उसे वो जगह दिखती है जहां से राइनो मेडिसिन को इनटेक करता था और क्रेवन वहीं हमला करता है और आखिर में एक रस्सी की मदद से उसे बुल्स के झुंड में फेंक देता है, जिससे कि उसकी तड़प तड़प के मौत हो जाती है। मरने से पहले जब क्रेवन राइनो से उस फुटेज के बारे में पूछता है कि तुम्हें यह किसने दी, तब वह उसे एक हिंट देता है, जिससे कि वह समझ जाता है कि यह काम किसका है। फिर क्रेवन अपने पिता के पास जाता है, जो कि जंगल में कैंपिंग कर रहे थे। बातचीत के दौरान क्रेवन उन्हें कहता है कि मुझे पता है कि वह सीसीटीवी फुटेज आपने ही राइनो को दी, क्योंकि आपको पता था कि आप उसे नहीं हरा सकते, इसलिए उसे मेरे पीछे लगा दिया, जिसे कि निकोलाई मान लेता है। अब जब क्रेवन वहां से जाने लगता है, तभी निकोलाई पर एक भालू हमला कर देता है और उसे मार देता है। अब मूवी के आखिर में हमें 1 साल बाद दिमित्री का बर्थडे दिखाया जाता है। वह क्रेवन से कहता है कि मैं एक डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, जिससे कि अब धीरे धीरे मुझ में काफी बदलाव आए हैं। तभी उससे मिलने कुछ गुंडे आते हैं। उनके जाने के बाद क्रेवन उससे पूछता है, तब वह बताता है कि मैंने पापा का बिजनेस बेचा नहीं, बल्कि अपने अंडर में ले लिया है। क्रेवन उसे यह करने से मना करता है, लेकिन दिमित्री उसकी बात नहीं मानता और वहां से जाने लगता है। जब क्रेवन उसे रोकता है, तब उसे दिमित्री की जगह कोई और दिखता है। फिर हमें पता लगता है कि दिमित्री में भी अब शक्तियां आ गई हैं, वह किसी का भी रूप ले सकता है। फिर मूवी यही खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।